मिशेल फूको अपने टाइम के बहुत ही कंट्रोवर्शियल राइटर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जितनी भी राइटिंग लिखी है, जितनी भी इन्होंने थ्योरी दी है, वो बहुत ही हटके इन्होंने थ्योरी दी है, इसीलिए इनको रिवॉल्यूशनरी भी कहा जाता है। आज हम इनके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पावर, नॉलेज, डिस्कोर्स, बायो पावर और पैनोप्टिसिज्म के बारे में हम जानेंगे। ब्यूटीफुल। बेटा लिख दोगे? अच्छा अच्छा, फिर लिखते जाना। पावर, नॉलेज एंड पैनोप्टिसिज्म, है ना? शाबाश। देखो ये टॉपिक जब भी आएंगे, मिशेल फुको के टॉपिक है इंसान। पावर, ये चौक है मैडम यहाँ आपके लिए, और ये लीजिए। डिस्कोर्स, ये शब्द पावर, पावर, नॉलेज, नॉलेज इज पावर, ये शब्द था। बायो पावर, डिस्कोर्स, और एक नया शब्द बायो पावर, बायो पावर। और ये देखिए कितना सुंदर इन्होंने। पैनोप्टिसिज्म। अच्छा, पैनोप्टिसिज्म। इन कंसेप्ट के बारे में आज हम जानेंगे। ब्यूटीफुल। मिशेल, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मिशेल फूको एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर है। वो एक फ्रेंच फिलोसोफर, हिस्टोरियन और सोशल थ्योरिस्ट है। जब मैं आपको यहाँ पे कह रही हूँ कि वो एक सोशल थ्योरिस्ट है, हाँ। मतलब एक ऐसा इंसान जो सोसाइटी को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व जिसने किया था। आपको पता है हमारे मिशेल फूको की तुलना एक फॉरेंसिक डॉक्टर से की जाती है। जब एक फोरेंसिक डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है मुर्दे का, तो कितनी बारीकी से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, वैसे ही हमारे मिशेल फूको भी थे। सोसाइटी की हर चीज़ को ना बहुत ही बारीकी से इन्होंने ऑब्जर्व किया था। इन्होंने सोसाइटी के बारे में वो चीज़ें बताई जो आज तक कोई बता ही नहीं सका। अब मिशेल फूको ने ना पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर आती है। तो जो मिशेल फूको है ना, अगर आपको इनके बारे में जानना है तो पहले आपको स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, क्योंकि वरना आप सोचोगे पता नहीं क्या बोल रहे, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की। जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये बात करता है फिक्स्ड मीनिंग की और बाइनरी सिस्टम की। मतलब हमारी दुनिया में, हमारी समाज में, हमारी भाषा में कुछ ऐसी फिक्स चीज़ें होती है जो हमारे को बचपन से ही पढ़ा दी गई है। जैसे मतलब हम मछली को मछली क्यों बोलते हैं, जैसे रेड लाइट होती है तो हम ट्रैफिक पे रुक क्यों जाते हैं, ये कभी आपको बताता थोड़ी ना है कोई, आपको पहले से ही बताया गया है। किसके द्वारा? ये नॉलेज आपके दिमाग में डाला गया है हमारी एजुकेशन के द्वारा। ये कुछ फिक्स सिस्टम है, फिक्स रूल है जो हमारे एजुकेशन के द्वारा हमारे को बताया गया है। तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? फिक्स चीज़ों की बात करता है। और अब हम बात करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की। जो ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है ये क्या है? जो फिक्स्ड आइडेंटिटी होती है, फिक्स्ड मीनिंग होता है, इनको रिजेक्ट करता है, ऊपर से इनको चैलेंज करता है। ये बोलते हैं कि भैया अच्छा आप हमको ये बताते हो कि रेड लाइट का मतलब है ट्रैफिक पे रुक जाना। अरे भाई, रेड का मतलब तो वैलेंटाइन डे पे लव के रूप में भी होता है। बिल्कुल सही। और रेड का मतलब तो डेंजर भी होता है ना। तो हमारे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो थ्योरी है ना, वो इन सब चीज़ों को चैलेंज करती है और बोलती है कि एक ही चीज़ का फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता, बल्कि एक चीज़ के भाई कई मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी जो है ना, इन्होंने समाज की हर चीज़ को चैलेंज किया। वैसे हमारे मिशेल फूको थे, सोसाइटी की भाई हर चीज़ को चैलेंज किया इन्होंने, हर छोटी बड़ी चीज़ को ऑब्जर्व किया फिर चैलेंज किया। इनकी थ्योरी में हमें देखने को मिलता है कि ये बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हमारे ऊपर कोई इंसान है तो वो क्यों है भाई, हम उसकी बात क्यों मान रहे हैं, नॉलेज का क्या रोल है, डिस्कोर्स का क्या हिस्सा है, हम अपनी सोसाइटी की हिस्ट्री के बारे में अगर हमें कुछ पता है तो वो क्यों पता है, इन सब चीज़ों के बारे में वो कहाँ पे बताते हैं? अपनी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी में बताते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल राइटर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी की हर छोटी बड़ी चीज़ को ऑब्जर्व किया और चैलेंज किया। तो ठीक है, इन्होंने कई वर्क भी लिखे हैं, जिनमें से फर्स्ट है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, जो इन्होंने 1961 में लिखी थी। द बर्थ ऑफ द क्लिनिक 1963। बर्थ ऑफ द क्लिनिक। सारे बच्चे अपने वो चैट जीपी जो भी निकालिए आप, उसमें भी आप इस वर्क्स को देख सकते हैं। आगे बेटा, गुड। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स 1966 में बिल्कुल। लिखी थी। डिसिप्लिन एंड पनिश 1975 में लिखी थी। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1969 में लिखी थी। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी भी इन्होंने 1976 में लिखी थी। और हु इज एन ऑथर, ये भी इन्होंने 1969 में लिखी थी। हु इज एन ऑथर? हाँ जी, ये इनका एक ऐसे है ना, इस ऐसे को
आप तभी जान पाओगे जब आप रोलैंड बार्थर का एक ऐसे है डेथ ऑफ द ऑथर। किसको मिला है डेथ ऑफ द ऑथर? ओके, ये तैयारी कर रहे हैं। गुड, पढ़ लिया आपने? थोड़ा सा बताओगे? थोड़ी सी थीम बताओ, क्या बोलते हो? सर डेथ ऑफ द ऑथर में ये बताया गया है, जो ऑथर है ना, तो जो भी अगर वो लिख रहा है, जैसे ऐसे या ये कोई भी पाठ है जो भी बना रहा है, तो उसके पीछे जो है ऑथर की जीवन शैली को या उनके बारे में नहीं जानना चाहिए, बल्कि उनके द्वारा जो लिखा गया पाठ है या जो भी, उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ऑथर के जीवन पर। अच्छा, क्योंकि मतलब हाँ, कुछ भी रह सकता है, क्योंकि जो पाठ का जो अर्थ निकलता है वो ऑथर के जीवन से नहीं निकलता, बल्कि जो हम पढ़ते हैं उस कहानी को उससे निकालते हाँ हैं। जी। ब्यूटीफुल, मतलब कहानी जिसने लिखी उसने किस तरह से लिखी, पर आप क्या मीनिंग निकालते हैं वो महत्वपूर्ण है। और इसका मतलब है, आपका नाम क्या है? रंजना, उससे अलग मीनिंग निकालेगी, और आपका नाम दिशा, उससे अलग मीनिंग निकालेगी, और सर उससे अलग मीनिंग निकालेगी। ब्यूटीफुल, डेथ ऑफ द ऑथर। वो क्या कह रहा है ऐसा मैटर नहीं करता, आप उससे क्या समझे हो। गुड, आगे बोलो। ठीक है, तभी आप फुको के इस ऐसे को अच्छे से समझ पाएंगे जब आप ये पढ़ेंगे डेथ ऑफ द ऑथर। फिर ऑफ अदर स्पेस 1967 में इन्होंने एक और किताब लिखी थी। तो चलो ठीक है, अब हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले है पावर एंड नॉलेज। बात करेंगे पावर एंड नॉलेज की। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था मिशेल फुको के द्वारा। मिशेल फुको कहते हैं ना, जो पावर और नॉलेज है ना, वो इंटरकनेक्टेड है। ये तो मुझे आपको समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर है। ये तो आप देखते ही हैं आज हर जगह। जैसे एक डॉक्टर है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके क्लिनिक में जाते हैं, ठीक है, तो हमारे को ऐसे XYZ गिचड़ करके जो भी लिख के देता है, दवाई प्रिस्क्राइब करता है, दवाई हाँ, लिख के देता ठीक है है। बेटा। हम बिना कोई तर्क मांगे, बिना कुछ किए उसको फॉलो कर लेते हैं ना, क्योंकि हमें पता है डॉक्टर की पढ़ाई तो इसने की है ना, इसके पास नॉलेज है ना। तो आप देखते हैं कि सोसाइटी में डॉक्टर का रोल भी कितना बड़ा है, और एक गली का डॉक्टर भी जो होता है वो आजकल अच्छे खासे पैसे कमा रहे होते हैं, क्योंकि उसने ना अपने उस नॉलेज से पावर एक्सरसाइज कर ली है। तो यही बात है, जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर। इसका मतलब ये है बेटा, इसको थोड़ा और डिकोड करें। डॉक्टर साहब ने आपको जुकाम की वो दवाई लिखी जो 10 रुपए की एक पड़ रही है। अगर वो चाहते तो आपको 3 रुपए वाली भी लिख सकते थे, पर आपको उन्होंने वो लिखी है तो आप जाकर के वही लेंगे, आप उसको प्रश्न नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपनी सेफ्टी ढूंढ रहे हैं। समझे आप? तो नॉलेज इज पावर। फॉर एग्जाम्पल, मेरी हड्डियाँ टूट गई है एक्सीडेंट में, मैं रो रहा हूँ, मेरे माता पिता रो रहे हैं, तो डॉक्टर बोलता है इसको ये वाली हड्डी पड़ेगी 60,000 की, ये लोहा पड़ेगा इसके शरीर में। तो माँ बाप ये प्रश्न नहीं पूछेंगे कि ये 30,000 वाला भी पड़ा है सर, कौन सा ठीक है। डॉक्टर जिसको प्रिस्क्राइब करेगा वही लोग उसको लेते हैं। और ये सब काम कौन करते हैं? MR, जो दवाइयों की तरफ से जो आते हैं और डॉक्टर को रिकमेंड करते हैं कि हमारी दवाई लिखो। कई बार इसमें फिर उनको कई तरह के इंसेंटिव होते हैं, विदेश जाने का, गोवा घूमने का, कई और जितनी सेल होगी उतना फ़ायदा मिलता है। पर नॉलेज है तो आप उसको प्रश्न नहीं कर सकते। आगे बोलो, शाबाश। हमारे मिशन को बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी में ना कुछ इनविजिबल पावर होती है। आजकल ना आपके ऊपर कोई डंडा मारकर या जोर ज़बरदस्ती आपके ऊपर रूल नहीं कर रहा है, सही, बल्कि जो पावर है ना वो अपने आप काम करती है, जिसकी वजह से आप ही जिसकी वजह से क्या होता है कि जिस इंसान के पास नॉलेज नहीं है वो तो जी डॉक्टर साहब जी हुजूर करने पर मजबूर हो ही जाता है। तो ये पावर ना इनविजिबल पावर है और ये अपने आप काम करती है। उन्होंने डिसिप्लिन एंड पनिश के अंदर बताया है कि आपका जो पावर है ना वो नॉलेज की वजह से आती है। बिल्कुल। और उसमें बेटा उसने ये भी बोला है, थोड़ा चलो मैं भी बेटिया करने की कोशिश कर रही है। जैसे स्कूल से देखो आप, जो बच्चा शरारती है उसको हम डांटेंगे, जिसका बिहेव हमें पसंद नहीं उसको खड़ा करेंगे, उसको ये इसको पनिशमेंट मिली, डिसिप्लिन हो जाओ भाई सारे। और जो डिसिप्लिन को फॉलो करेगा उस बच्चे की हम क्या करेंगे, कितनी अच्छी लड़की है, कितनी डिसिप्लिन है। तो इनडायरेक्टली मैं इनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, पर इनडायरेक्टली आप सबको एक संकेत है कि इसकी तरह बन जाओ तो आपको क्या मिलेगी, शाबाशी। तो स्कूल में भी यही काम होता है, जेल में भी यही काम होता है। एक विशेष तरह का जो व्यवहार करेगा उसको सराहना मिलेगी, जो उसको फॉलो नहीं करेगा उसको टीचर दंडित करेंगे। समझ रहे? आप बोलो आप जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आपको किसी भी फील्ड में देख सकते हैं, पढ़ाई में, गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में देख लो, मीडिया में, हर क्षेत्र में। यहाँ तक कि अगर कोई इंसान के पास ना वीडियो एडिटिंग करने का स्किल है तो वो उसको देने पड़ेंगे ना जितने पैसे वो मांग रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको अपनी वीडियो एडिटिंग करानी है तो भाई देने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसके पास स्किल है, उसके पास नॉलेज है। मतलब तो यही फुको कहते हैं कि आज के ज़माने में मॉडर्न इंस्टीट्यूट में कोई आपके ऊपर डंडा मारकर रूल नहीं कर रहा है, या फिर कोई फिजिकल पावर नहीं दिखा रहा है। देयर आर इनविजिबल सोर्सेज
जहाँ पर नॉलेज का इस्तेमाल करके आप क्या अपने सर्टेन बिहेवियर को ना मेंटेन करते हो हैं, और अपनी पावर को ना सोसाइटी में एक्सरसाइज करते हो। ब्यूटीफुल बेटे। ठीक है, अब ये था पावर और नॉलेज का कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे इनके दूसरे कंसेप्ट डिस्कोर्स की। डिस्कोर्स की ना, एक मिनट बेटा, इसमें जो आपने बात बोली ना, इसी में एक चीज़ यहाँ छूट गई, मैं बताता हूँ आपको। इनका एक शायद इसमें एक पैनोप्टिकॉन में दिया होगा, आपने गेज का कॉन्सेप्ट दिया आपने, गेज मतलब इनका एक ये है, जैसे इन्होंने बोला कि नॉलेज से कंट्रोल होते हैं, दूसरे कंट्रोल होते हैं आप लोगों की नज़रों से। कह रहा ऐसे कपड़े पहनो तो तब आप ठीक लगेंगे, अगर आप ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे तो लोग आपको वो लुक्स देना शुरू कर देंगे, अरे क्या है, और खुद भी आपको लगेगा कि यार मैं ना, जैसा समाज में मेरे से एक्सपेक्टेशन है, मैं किस तरह से कपड़े पहनूं या किस तरह से मैं चलूं, किस तरह से मैं उसके हिसाब से फिट नहीं बैठ रही हूं। तो और लोग चाहे देखे ना देखे, पर आपके मन में भी एक खौफ है कि लोग मुझे क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। ये है वो इनडायरेक्ट खौफ, गेज, ठीक है, कि आपके ऊपर समाज की हमेशा क्या रहती है, नजरें। बोलते ना समाज देख रहा है, समाज क्या बोलेगा, तो समाज कोई आदमी थोड़ी है, ये तो एक मेंटल कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में। तो ये समाज अपने नियमों से आपको इनडायरेक्टली बंधनों में क्या करता है, बांधता है। ऐसे आप आज़ाद हो, पर आपको पता है अगर मैंने उसके वो नियम नहीं फॉलो किए तो मुझ पर कोई ना कोई क्या उठाएगा, हाथ उठाएगा, बेइज्जती करेगा, वो उस तरह से कंट्रोल करते हैं। आगे बोलो, शाबाश बेटे। अब हम इनके अगले कंसेप्ट डिस्कोर्स की बात करेंगे। हाँ। ये जो पावर और नॉलेज है ना, वो आती है डिस्कोर्स से। डिस्कोर्स का मतलब है वार्तालाप, या फिर किसी भी चीज़ या पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में राइटिंग या स्पीच, या हमारी किताबों के अंदर जितना भी ज्ञान आता है वो सब कहाँ आता है, डिस्कोर्स का ही पार्ट हो जाएंगे वो सब। हम लोग डॉक्टर की बात मान लेते हैं, लॉयर की बात मान लेते हैं, बहुत ही आसानी से मान लेते हैं, क्योंकि एक आम इंसान को पता नहीं होता ये धारा, ये सेक्शन, ये आर्टिकल, उनको कुछ पता नहीं होता है। कोई भी लॉयर ना आपसे मतलब जितनी मर्जी फीस लेके आपको उल्लू बना सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, उसका पढ़ा हुआ डिस्कोर्स है। द पावर ऑफ यूजिंग द नॉलेज है, द पावर ऑफ यूजिंग हिज ऑन डिस्कोर्स है, ऑन डिग्री है। उसने जो लॉ की पढ़ाई की है ना, वो उसका इस्तेमाल करता है आपके ऊपर पावर को एक्सरसाइज करने में। ठीक है, तो आज क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे चाहे आप रील देखते हो, चाहे कुछ भी, कई लॉ के स्टूडेंट आते हैं, वो आपको बताते हैं कि भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लॉ है, आप इनको कोड कर लीजिए एज ए सिटीजन, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसका मतलब ये बिटिया ये बोल रही है डिस्कोर्स का मतलब देखो, लॉ का मतलब ना, लॉ देखो, जब आप लॉ समझेंगे, कभी लॉ में फंसेंगे, भगवान न करे, तो क्या हो, अपराध, दंड, न्यायालय, कानून की धारा, ये चीज़ें, ये इसका पार्ट है। जब उसको पढ़ेंगे क्या आप अपराधी है भी कि नहीं है, तो ये सब इसकी एक विशेष तरह का नॉलेज सिस्टम है ये, और जो इसमें एक्सपर्ट है वो इसका आपको इसके हिसाब से हेल्प भी कर सकता है और आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। तो ये बता रहे हैं आपको लॉ का डिस्कोर्स। आगे बोलो, शाबाश बेटा। जैसे आपने ओ माय गॉड मूवी देखी ना, उसके हाँ। अंदर क्या बताया जाता है कि हमें ना अपने मंत्रों और वेदों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। कोई भी वेद और मंत्रों का इस्तेमाल करके क्या कर सकता है कि हमारे को बेवकूफ़ बना सकता है बड़ी आसानी से। तो हुको के अकॉर्डिंग जो ये डिस्कोर्स है ना, वो एकमात्र लैंग्वेज का जरिए नहीं है, बल्कि एक सिस्टम ऑफ नॉलेज है। अच्छा, सिस्टम ऑफ नॉलेज, बिल्कुल समझ गए आप। जैसे लॉ की स्टडी करेंगे तो पूरा एक सिस्टम का नॉलेज ऐसा बता रहे हैं आपको। शाबाश। प्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट है, अच्छा। जिससे आपके समाज को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इनके अगले कंसेप्ट बायो पावर की। जो इनका अगला कंसेप्ट है ना, वो बायो पावर का है। बायो पावर इज अ टाइप ऑफ इनविजिबल पावर, जो हम लोग अपनी सोसाइटी में देख नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर है। जैसे हम कभी मॉल में जाते हैं, या फिर हमें कहीं भी बोलो 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 आप। जैसे हम कभी मॉल में जाते हैं, या फिर हमारे को कभी किसी की फ़ोन छूटी हुई मिल जाती है, तो हम उस फ़ोन को उठाते हैं? नहीं उठाते हैं ना, क्योंकि हमें पता है हमें पता है कि हमें कोई देखता है। जैसे CCTV कैमरा लगे होते हैं, वहाँ पे क्या लिखा होता है कि वी आर अंडर CCTV कैमरा। तो ये एक तरीका है मॉडर्न इंस्टीट्यूट का आपके ऊपर नज़र रखने का। शाबाश। बाकी लोग भी साथ में नेट में देखते रहो बायो पावर क्या होती है, देखो ना बेटा, साथ साथ ये भी कोशिश की है इन्होंने। शाबाश बेटा। आपको पता है कि आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपका चालान होगा। अब तो फोटो से ही आपका चालान हो जाता है। ये एक इनविजिबल तरीका है। हम लोग एग्जाम भी देने जाते हैं, फॉर्म भी भरने जाते हैं, तो भाई आधार कार्ड लगना चाहिए। जिस कोई मर रहा है उसका रजिस्टर,
उसको रजिस्टर करना। हाँ, जन्म ले रहा है उसको रजिस्टर करना है ना, बिल्कुल जन्म ठीक ले है, रहा है उसको रजिस्टर करना, किसी की शादी हो रही है तो उसको रजिस्टर बिल्कुल करना। सही। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा डेटा है। हाँ, हमारा एक आज डेटा के तैयार किया जा रहा है, बहुत बढ़िया। आज के ज़माने में क्या होता है, हमारे डेटे का इस्तेमाल करके ही हमारे ऊपर जो इंस्टीट्यूशन है या फिर गवर्नमेंट है, हमारे ऊपर ही वो उसका इस्तेमाल कर रही है, मतलब उसी के द्वारा हमारे ऊपर कंट्रोल कर रही है। हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में कभी सोचते नहीं है, पर अगर हम सोचे तो तब हमारे को पता चलेगा। जैसे अगर आप एग्ज़ाम में चीटिंग भी करना चाहोगे ना, तो और अगर आप कोई गलत एक्टिविटी में शामिल हो तो क्या होगा, आपके नाम के द्वारा ही आप पकड़े जाओगे, आपका एड्रेस, आपका सब कुछ उसी के साथ लिंक है ना। बिल्कुल। तो फिर अगर आप, क्योंकि हम सब ने ना खुद ही ये गवर्नमेंट को परोस कर अपने हाथों से दे दिया है, क्योंकि अगर आप इनकम में सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम भी कमा रहे हो तो आपको आइडिया फाइल करना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट को टैक्स देने से नहीं बच सकते हो। एंड दिस इज द इंटरलिंकिंग ऑफ पावर। तो यहाँ पे बायो पावर का जो कंसेप्ट है ना, वो इनविजिबल पावर को एक्सरसाइज करने की बात कर रहा है। यहाँ पर कोई भी ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करा रहा है, लेकिन तब भी हम लोग अपने आप को सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर के अंदर रखते हैं। सही। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लोगों ने कुछ गलत किया तो हमें सज़ा मिलेगी। बायो पावर एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ फूको कहते हैं कि मॉडर्न गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन एक्सरसाइज देयर पावर ओवर पीपल थ्रू इनविजिबल मीन्स। बिल्कुल। ये हम लोगों को दिखाई नहीं देगा कि भाई आधार कार्ड लगा देने से हमारा क्या होगा, लेकिन आपने आधार कार्ड लगा दिया है, मतलब आपकी आइडेंटिटी गवर्नमेंट के पास है। अगर आप चोरी चकारी भी करेंगे या फिर कोई गलत काम भी करेंगे तो आप पकड़े जाओगे, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर आप कोई गलत काम करते थे तो राजा में ऐसा होता था कि राजा आपको चाबुक मारेगा या फिर काल कोठरी में डालेगा। आजकल आपकी फिजिकल वायलेंस काम नहीं करती है। बायो पावर एक ऐसा तरीका है जहाँ पर आपकी लाइफ के ऊपर पावर को कंट्रोल किया जाता है, बहुत ही सटल एंड क्लीन मीन्स के थ्रू। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके ऊपर कोई पावर है। जैसे मैंने चालान का एग्जाम्पल दिया कि अब तो जगह जगह मशीनें लग गई है, अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा स्पीड लिमिट हुई तो थोड़ा सा भी ज़्यादा तेज़ हुए तो क्या हुआ कि फ़ोटो खींच के चालान आपके घर पहुंच जाता है। हाँ बेटा, देखो एक बाई पावर पता है, एक और कपड़े देखो कि पहले ऐसा होता था कि पावर ज़्यादा नंगी और प्रेजेंट होती थी कि आपने गलत किया तो आपकी मुंडी काट देंगे, आपको बीच चौराहे में लटका देंगे, ठीक है, जला देंगे। अब क्या करते, अगर आपने गलत किया, कानून बना है, जज साहब उसके हिसाब से आपको सज़ा देंगे, चलो जेल में, और आप जेल में सड़ते रहोगे, पता नहीं कहाँ हैं आप, पर आप जेल में जाओगे, ठीक है। तो देखने में सज़ा कैसी थोड़ी नरम है, पर आप जेल में बंद हो गए और आप कई साल जेल में रह सकते हैं। दूसरा, जैसे ये स्कूल जो है, आपके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इन सब में हम आप लोगों का क्या कर रहे हैं, बायो पावर है ना, आपको यूज़ करें बेटा। हम यहाँ, अगर आप यहाँ नहीं होते सपोज, या कहीं खेत में काम नहीं कर रहे होते, हो सकता कहीं नशा करते, कहीं चोरी कर रहे होते, किसी को मार रहे होते, तो यहाँ इस शिक्षा के माध्यम से भी हम आपके दिमाग को क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन दे रहे हैं। इनडायरेक्टली आपके अंदर सही और गलत का भाव क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। उसके बाद आपने देखा होगा सरकार हर साल 10 साल में वो कराती है लोगों की जनगणना, कितने औरत है, कितने पुरुष हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने आगे हैं। ये सब क्या है, पॉपुलेशन को मैनेज करने का तरीका। तो ये सब बायो पावर का पार्ट है, ऐसा फूको बोलता है। मॉडर्न टाइम में अब डंडे के बजाय पॉपुलेशन को ही प्यार से जैसे बता रहे रेगुलेट किया जाता है। आगे बोलो, शाबाश बेटा। ये एक इंसान को पता होता है कि अगर मैं बाइक तेज चलाऊंगा या फिर कुछ ऐसा हेलमेट नहीं पहनूंगा तो क्या होगा कि चालान कट जाएगा, चालान आपके घर पहुंच जाएगा। तो वो खुद ही सोचते हैं क्यों ना मैं अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करूं। ठीक है। तो इस तरीके से मॉडर्न इंस्टीट्यूशन में पावर काम कर रहा है, ठीक है, विच इज इनविजिबल। आप सही तरीके से हेलमेट पहने, आप अपने आइडिया फिल करें, थोड़ा जोर से बोलो बेटा। आप सही तरीके से हेलमेट पहने, आप अपने आइडिया फिल करें, आधार कार्ड को बैंक से लिंक करें। इन सब चीज़ों को ना गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाकर रख दिया है। ठीक। ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है कि आपको ये सब चीज़ें करनी है, खाता खुलाना है तो आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, फोटो लगानी पड़ेगी, अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा। अब अगर आपने कोई चोरी चकारी की है या फिर कोई ऐसे गलत काम किया है तो क्या हो जाएगा कि आप पकड़े जाओगे। हम
हम अपने फ़ोन की ही बात करते हैं। हम क्या करते हैं, जब नया फ़ोन ले लेता है तो क्या करते हैं कि अपनी लोकेशन का एक्सेस कर देते हैं, मतलब सारे नोटिफिकेशन को ना अलाउ कर देते हैं। ठीक है। कोई भी नोटिफिकेशन हो, ये पूछता है हमसे, जैसे माइक्रोफोन का एक्सेस पूछता है तो हम खुशी खुशी अलाउ कर देते हैं, या फिर फ़ोटो का एक्सेस पूछता है तो वो भी हम अलाउ कर देते हैं, कैमरे का सब कुछ का कर देते हैं। आज की डेट में ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ना, ये भी हमारी अपनी नहीं है। हम लोग खुशी खुशी अलाउ तो कर देते हैं फ़ोन की नोटिफिकेशन को, परंतु हमारा जो पर्सनल डाटा है ना, वो इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों के पास आता है। और ना ये कभी भी हमारे फ़ोन को, मतलब फ़ोन से ना क्या बोल सकते हैं, हमारे फ़ोटो का गलत उपयोग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये। फिर दिस इज़ बट बायो, यही है बायो पावर। ठीक। इन्होंने हमें कोई डंडा नहीं मारा है, बल्कि इनविजिबल मीन्स के थ्रू इन्होंने पावर पर अपना कंट्रोल जमा लिया। आजकल मतलब मॉडर्न इंस्टीट्यूशन में ऐसा ही होता है। ठीक। फिर आगे का जो कंसेप्ट है जो इन्होंने दिया था वो है पैनॉप्टिसिज्म का। पेनॉप्टिसिज्म ना, हाँ बोलो, शाबाश। ये भी इसी से निकल कर आता है, बायो पावर से ही। ये इनकी जो फेमस बुक थी डिसिप्लिन एंड पनिश के अंदर 1975 में ये कंसेप्ट आया था, जिसके अंदर ये बताते हैं कि किस तरीके से मॉडर्न सोसाइटी हमारे ऊपर कंट्रोल को तय करती है। ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल लिया है जर्मी बेंथम से, जो कि 18th सेंचुरी के पर्सन है। इन्होंने ये जो कंसेप्ट है पैनोप्टिकॉन का सबसे पहले दिया था एक जेल के कंटेक्स्ट में। हम लोगों ने बॉलीवुड मूवीज़ में देखा है कि कैसे आग के कैदियों के ऊपर ना रात को ऐसे फ्लैश लाइट जला दी जाती है। उनको लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पर ना टावर में कोई बैठा हुआ है, और टावर में कोई बैठा हुआ है, तो ये जो फ्लैश लाइट है ना, ये ऐसे बताने की कोशिश करते हैं कि भाई उन सब के ऊपर नज़र रखी है। एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई लोग ये समझे कि उन सब के ऊपर नज़र है। आप बताइए, ये कोई पॉसिबल है कि भाई एक इंसान एक टाइम में एक साथ इतने लोगों पे नज़र रख सकता है? नहीं रख सकता है ना। इसीलिए आपकी जो ये लाइटें जलती रहती है ना, इससे कैदियों को क्या लगता है, कैदियों को लगता है कि मेरे ऊपर भी लाइट है, मतलब कहीं उससे लगता है कि कहीं मैं दिख तो नहीं रहा हूँ, कहीं मेरे को तो नहीं देखा जा रहा है। इसी के कारण क्या होता है कि वो इसी डर के कारण वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता है, सुधारते हैं और खुद को। जेल से भागने की भी कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे ऊपर ये लाइट पड़ रही होगी। चाहे आपके इस मेन टावर में कोई बैठा है या नहीं बैठा है, हाँ। पर लाइट जलाकर ये प्रिटेंड किया जाता है कि आपके ऊपर नज़र है। आज के ज़माने में, आज की दुनिया में सीसीटीवी के द्वारा हमारे ऊपर भी तो ऐसा ही नज़र है। बिल्कुल। देखो इसी चीज़ में, पर इसको अब यहाँ ले जाओ, जो समाज की हमने बात की वो भी तो ही है। समाज भी तो एक जेल ही है ना, कि आप अपने कमरे में बैठे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठे हैं, पर आपको ये डर है कि समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल एग्जांपल था, जर्मी बेंथम ने बताया था। ऐसी जेल बनाओ जहाँ जेलर को लगे, उनको कैदियों को, कि हम पे नज़र पड़ रही है, तो वो डर के मारे खुद को खुद ही क्या बनाएंगे, बंदा। इसी तरह से समाज भी बेटा आपके व्यवहार को क्या करता है, रेगुलेट। बिना डंडा मारे आप डरते हैं कि कहीं मेरे को कोई आलोचना ना करे। आगे बोलो, शाबाश बेटा। इन सीसीटीवी कैमरे से क्या हमारे को डर लगा रहता है कि भाई हाँ। हमारे ऊपर किसी की नज़र है, और हम क्या करते हैं कि अपने बिहेवियर को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। परंतु आज अगर हम देखें तो ये सब चीज़ें ना कैमरे के थ्रू नहीं, बल्कि स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, मेडिकल फील्ड, कितनी भी फील्डें देख लो, इन सब के गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के द्वारा हमारे ऊपर की जा रही है। हमारे ऊपर इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके ही इनविजिबल पावर को एक्सरसाइज किया जा रहा है। तो यही कह रहे थे फूको कि भाई हमारे ऊपर मतलब नज़र कैसे रखी जा रही है, और ठीक है, कैसे मतलब कंट्रोल किया जा रहा है। इनविजिबल डर से ही, इनविजिबल पावर से ही आपके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, इनविजिबल डर से ही आपके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। शाबाश, ठीक है भाई, बजाओ तालीम के लिए।